वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही से जारी होगी। एज अ पीपल नो दैट आपका जो एग्ज़ाम है वो अब नज़दीक आ रहा है और ये नेसेसरी है कि आप PYQs को एनालाइज करके यहाँ पे अपना एग्ज़ाम जो है उसको यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो एंड आपका जो स्कोर है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। हालांकि यहाँ पे जो पेपर है इस पर मार्किंग करके है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि ये क्वेश्चंस इनका आंसर कैसे है। आई होप अगर मुझे कहीं पे मिस्टेक होगी, बिकॉज मैं एज सच इनको प्रिपेयर करके आपके सामने नहीं लाता एंड ये रॉ लेक्चर्स होते हैं, कहीं पे मिस्टेक भी होती है। आई होप आप उसके लिए मुझे फॉरगिव करोगे, आप मुझे माफ़ करोगे एंड लेक्चर को एंड तक देख लेना। उसके साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आज एक टेस्ट होने वाला है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा। आप उस टेस्ट को कभी भी एक्सेस कर सकते हो और अपनी रैंक जो है वो विद रिस्पेक्ट टू दी अदर कैंडिडेट्स जो जम्मू एंड कश्मीर से प्रिपेयर कर रहे हैं उसको चेकआउट कर सकते हो। तो जल्दी से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जहाँ पे आपको वेरियस टेस्ट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ अगर आपको PDF पेपर्स में टेस्ट 3 चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हो ऑन टेलीग्राम। एंड टेलीग्राम पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप वो टेलीग्राम पे हमारे साथ शेयर कर सकते हो। वी विल ट्राई टू असिस्ट यू। उसके लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो हमारा लेक्चर है इसको। यहाँ पे आप देख सकते हो जो 2025 का पेपर है फिजिक्स का, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, इफ द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस x एंड टाइम t is of the form t equal to alpha x square plus beta x, where alpha and beta are constants, the retardation of the particle in terms of the velocity v is। यहाँ पे हमें रिटार्डेशन निकालनी है। रिटार्डेशन आपको पता ही होगी, जब हम नेगेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे आपको निकालना है, रिटार्डेशन को आपको इन द टर्म्स ऑफ लाइक हमें डिफरेंशिएशन यहाँ पे करनी है एंड बाय मीन्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड उस वजह से उसके थ्रू हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे रिटार्डेशन निकालनी है। सबसे पहले जब हम देखेंगे यहाँ पे हमें गिवन हमें यहाँ पे है टी इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इस चीज़ की तो हमें पता है डी टी बाई डी एक्स हमें निकालना है, वो हमें इक्वल होगा टू एक्स अल्फा। वो जैसे यहाँ पे हमें इसको डिफरेंशिएशन करनी है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, डी टी बाई डी एक्स जो है, डी टी बाई डी एक्स वो हमें इक्वल होगा यहाँ पे, वो हमें इक्वल होगा टू अल्फा एक्स प्लस वो हमें इक्वल होगा यहाँ पे बीटा एंड इक्वल होगा वो हमें वन बाई वी के इक्वल होगा यहाँ पे। इस चीज़ को आप जब सॉल्व करोगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे है माइनस हमें आएगा, जगह नहीं है थोड़ी सी यहाँ पे, थोड़ा मैं ऊपर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे इस चीज़ को हम जब एक्सप्लेन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वन बाई वी स्क्वायर डी टी बाई डी वी बाई डी टी के रिलेशन में हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस इक्वेशन की, तो ये हमें इक्वल आएगा टू अल्फ़ा, ये हमें इक्वल आएगा टू अल्फ़ा डी एक्स बाई डी टी इसके रेस्पेक्ट में हमें दिखेगा एंड ये हमें इक्वल आ जाएगा टू अल्फ़ा वी। तो ये हमें इक्वल आ जाएगा टू अल्फ़ा वी एंड देन हमें एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन यहाँ पे इक्वल होगी, एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे पता होगी। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल आ जाएगी हमें, एक्सेलरेशन इक्वल होता है डी वी बाई डी टी, एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी एंड हमारी जो एक्सेलरेशन यहाँ पे है वो हमें इक्वल आ जाएगी टू अल्फ़ा वी क्यूब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। टू अल्फ़ा वी क्यूब जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे सिंपल हम ऐसे बोलेंगे लाइक कोई भी क्वेश्चन हो, इसको हमें ट्रेसिंग करनी है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो आपका क्वेश्चन है जैसे एक्सेलरेशन पे है, रिटार्डेशन पे है, तो यहाँ पे आपको ये पता होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन कैसे करनी है और इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन करके आप कैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो ये हमारा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन की बेसिस पे आपको एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन था एंड ये काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन है। ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे, जो टॉपिक्स हैं उनकी हम ट्रेसिंग भी यहीं पे करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, it was calculated that a shell was when fired from a gun with a certain velocity at an angle of elevation pi 5 pi by 36 radians should strike a target. In actual practice, it was found that a hill just intervened in the trajectory
at what angle of elevation should the gun be fixed to hit the target। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से है कि जो एक यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन है, हमने गन को एक पॉइंट पे फिक्स किया था एंड वो पॉइंट क्या था, वो एंगल क्या था, 5 पाई बाई, वो एंगल था यहाँ पे 5 पाई बाई 36, 5 पाई बाई 36 रेडियन पे हमने गन को यहाँ पे एक एलिवेशन दी थी। एलिवेशन देने के बाद हमने सोचा था कि ये अपने टारगेट को हिट करेगा, बट यहाँ पे क्या हो गया, टारगेट को हिट करने से पहले ही इसके बीच जो इसकी ट्रेजेक्टरी है, पाथ जो इसका होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ है इसको बीच में एक माउंटेन आ जाता है। अब ये इस क्वेश्चन का सिंपल ये बोल रहा है कि हम किस एंगल पे अब इसको थोड़ा रखेंगे सो दैट ये पहाड़ के साथ ना आ जाए बल्कि डायरेक्टली अपने जो टारगेट है उसको हिट करे। इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है, ये अगर हम देखेंगे ये क्वेश्चन हमें मिलता है प्रोजेक्टाइल मोशन से एंड यहाँ पे हम देखेंगे इसकी जो रेंज है वो है सेम, इसकी जो रेंज है वो है सेम। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे फिक्स्ड रेंज के लिए जब हम निकालते हैं एंगल तो वो होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा होता है एंड यहाँ पे हम देखेंगे 90 डिग्री यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री 18 पाई होता है, सॉरी 19 डिग्री जो 90 डिग्री जो है वो इक्वल होता है 18 डिग्री 18 पाई बाई 36, सॉरी 18 पाई बाई 36। इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन मैं यहाँ पे करूँगा। जो हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री हमें इक्वल आता है, जो 90 डिग्री है 90 डिग्री एंगल वो इक्वल आता है 18 पाई बाई 36, 18 पाई बाई 36 के इक्वल आता है, 18 पाई बाई 36 के इक्वल ये आ जाएगा, 36 के इक्वल आ जाएगा एंड यहाँ से गिवन हमें है 5 पाई बाई 36, इससे 5 पाई बाई 36 को माइनस करेंगे, 5 पाई बाई 36 को माइनस करेंगे। सिंस हमारा डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे ना हमें एलसीएम निकालना है ना कुछ और, डायरेक्टली हमें डिनोमिनेटर को कॉमन लेकर हम ऊपर वाले जो हमें न्यूमरेटर से इनको माइनस कर सकते हैं। तो हमारा जो थीटा है, जो एंगल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा हमें, जो थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा हमारा यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 18 माइनस 5 को आएगा 13 पाई बाई 36, 13 पाई बाई 36 इसका आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हो 13 पाई बाई 36 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा हमारा एक और क्वेश्चन, अगर हम इसका देखेंगे तो इसका आंसर हमें ये आ जाएगा। तो सिंपल आपको याद रखना है, जब भी फिक्स्ड रेंज होगी, रेंज यहाँ पे क्या थी, रेंज यहाँ पे फिक्स थी, रेंज यहाँ पे फिक्स थी, उस टाइम पे अगर हमें थीटा निकालना हो वो इक्वल होता है, अगर हमें ये निकालना हो किस एंगल पे अब हम इसको रखेंगे, रेंज सेम रहेगी पर थोड़ी एलिवेशन इसको हाई देनी है, तो वो एंगल हम देखेंगे वो आएगा हमें 90 डिग्री माइनस पाई, सॉरी 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा हमें यहाँ पे आएगा एंड 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री हमें इक्वल होता है यहाँ पे, 90 डिग्री हमें इक्वल होता है 18 पाई बाई 36 के, 90 डिग्री हमें इक्वल होता है 18 पाई बाई 36 के। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, two forces of unequal magnitude simultaneously act on a particle making an angle theta equal to 120 degree with each other. If one of them is reversed, the acceleration of the particle becomes under root 3 times the ratio of मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। यहाँ पे है मैग्नीट्यूड निकालना है, फोर्सेस का हमें पता है, सोर्स जो है यहाँ पे हम देखते हैं सिंपल, जो हमारा है यहाँ पे सिंपल हमें देखना है इस चीज़ पे, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करूँगा, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें रेशो निकालना है, रेशो जब हमें इस चीज़ का निकालना है वो हमें देखना है कि क्या चीज़ है। यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि टू forces of unequal magnitude simultaneously act on a particle making the angle of 120 डिग्री। दो फोर्सेस हैं, ये एक पार्टिकल पे यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं एंड जब ये फोर्स लगा रहे हैं एक पार्टिकल पे, ये क्वेश्चन है, जब ये फोर्स लगा रहे हैं एक पार्टिकल पे, यहाँ पे मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा, एक पार्टिकल पे ये फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से भी एफ है, यहाँ से भी एफ है, बीच में इनके एंगल यहाँ पे 120 डिग्री है, 120 डिग्री इनके बीच में एंगल है with each other। तो if one of them is reversed, the acceleration of the particle becomes under root 3 times then the ratio is। अगर हम इनको रिवर्स करेंगे, यहाँ पे जब हम इनको रिवर्स करेंगे तो एक्सेलरेशन जो है, एक को रिवर्स अगर करेंगे तो एक्सेलरेशन बनती है अंडर रूट 3 टाइम्स, अंडर रूट 3 टाइम्स। यहाँ पे हमें क्या दिखती है, यहाँ पे हमें ये दिखती है, क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सेलरेशन। और यहाँ पे जो रेशियो है इनका मैग्नीट्यूड सेम है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे अनइक्वल मैग्नीट्यूड इन्होंने बोला है एंड मैथमेटिकली अगर हम इनका रेशियो देखेंगे एंड इनका रेशियो देखने की कोशिश करेंगे तो वो आ जाएगा सिंपल,
यहाँ पे इनका रेशो 1:1 आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे इसने इसको गलत मार्क किया है, इसने √3:1 किया है। इसको यहाँ पे जब हम इसको चेंज करते हैं रिजल्टेंट फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। √3 टाइम्स जो है यहाँ पे जो रेशो है वो हमें 1:1 ही आ जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे एक और क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये था एनएलएम से और अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमें वेक्टर का यूज़ करना पड़ा है, तो वेक्टर का यूज़ करके हमने एनएलएम का जो आंसर है वो निकाला है एंड क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो आ जाएगा 1:1। क्वेश्चन 4 यहाँ पे हमें बोल रहा है, क्वेश्चन 4 में हम देखेंगे इन अ फिगर अ लेडर ऑफ मास m इज शोन लीनिंग अगेंस्ट वॉल। एक फिगर है यहाँ पे, एक लेडर है जो कि वॉल के साथ है और ये यहाँ पे एंगल बनाती है 30 डिग्री फ्लोर के साथ एंड अगर हम देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है यहाँ पे, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे जो दीवार के साथ है वो है इसका μ1 एंड फ्लोर के साथ है μ2 एंड इसके बाद ये बोल रहा है यहाँ पे एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और हम देखेंगे क्या सिचुएशन हो सकती है उस टाइम पे जब ये जो लेडर है ये तैयार होगी गिरने को, और इस टाइम पे जब हम देखेंगे ये तैयार होगी गिरने को, इस टाइम पे सिंपल हमें देखना है कि क्या सिचुएशन होगी, उस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है। तो सिंपल हमारा जो μ1 है वो 0 के बराबर नहीं होगा, एंड हम देखेंगे यहाँ पे μ2 भी 0 के बराबर नहीं होगा एंड जो हमारा यहाँ पे जो डायनेमिक हम देखेंगे बैलेंस टॉर्क का वो क्या आना चाहिए, वो यहाँ पे बैलेंस्ड रहना चाहिए। तो n2 tan थीटा जो है वो हमें इक्वल आना चाहिए mg1 + μ1/μ2। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो C आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये फ्रिक्शन से है, तो फ्रिक्शन को भी आप अच्छे से देख के जाओगे। इसके बाद क्वेश्चन 5 है हमें, क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, ए सोर्स ऑफ साउंड एंड एन ऑब्जर्वर आर मूविंग। यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहे हैं सेम स्पीड से एंड इसके बाद हम देखेंगे इफ द ऑब्जर्वर रिसीव्स 5/3 रेडियन पार्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम देखेंगे ये 5/3 पार्ट इसको मिल रहा है फ्रीक्वेंसी का पार्ट इमिटेड जो हो रही है सोर्स से, देन द स्पीड ऑफ बोथ ऑफ देम विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड v विल बी। इन यहाँ पे हमें जो देखना है दोनों की स्पीड देखनी है विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड, और इस चीज़ को जब हम देखेंगे इसको हम डॉपलर इफेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट फार्मूला क्या है, डॉपलर इफेक्ट फार्मूला आपको मैं दिखा देता हूँ। डॉपलर इफेक्ट फार्मूला हम देखेंगे इस चीज़ को, यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट फार्मूला से हम इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। फ्रीक्वेंसी v प्लस हमें लिखना है v + u एंड इसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे v - u से। तो इस चीज़ से हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। हमें पता है अब डैश जो है इसका वैल्यू हमें क्या है गिवन है 5/3 एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों सेम इससे चल रहे हैं एंड अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों की स्पीड निकालनी है और ये जो स्पीड है इनकी क्वेश्चन नंबर 5 इनकी जो स्पीड है वो आ जाएगी यहाँ पे 1/4v, वो आ जाएगी 1/4v। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आई होप इन फार्मूला जो है इनको यूज़ करके, एंड अगर आप चाहते हो आपको शॉर्ट फार्मूला लिस्ट मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको शॉर्ट फार्मूला लिस्ट भी मिल जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन 6 है हमारे पास। क्वेश्चन 6 में हम देखेंगे स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर separates एयर refractive index equal to 1 from glass refractive index equal to 1.5. the center of curvature is in the glass, center of curvature इनका गिलास में है। दो स्फेरिकल जो है स्फेरिकल सरफेस है इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है एंड गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 1.5 है। इसके बाद हमें देखना है द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन गिलास, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें यहाँ पे गिलास में देखने को मिलता है एंड अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है सिंपल हमें देखना है द लाइन PQ कट्स द सरफेस एट O एंड PO इक्वल OQ द डिस्टेंस PO इज़ इक्वल टू, हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है PO, वो किसके इक्वल आएगी वो हमें चेक करना है और इसके लिए जो फार्मूला होती है यूज़ उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन फार्मूला। वो किसके इक्वल होती है, वो हमें इक्वल होती है सिंपल यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे n2/v minus n1/v इक्वल वो आएगी n2 - n1 डिवाइडेड बाय r।
तो इस चीज़ को जब हम करेंगे, यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन फार्मूला इसमें यूज़ करनी है, रिफ्लेक्शन फार्मूला यहाँ हमें इसमें यूज़ करनी है। तो जब हम देखेंगे इसका जो वैल्यू है वो हमें इक्वल आ जाएगा 5r के। तो ये क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर से, तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 5r। एंड यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन जो है वो वाली फार्मूला यूज़ करनी है। इसके बाद हम देखेंगे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे वेव से ही है क्वेश्चन इस तरीके से है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे जो फ्रिंज विड्थ है ये 0.4 mm है। इस अगर हम सारे इस जो भी हमने अपैरेट्स बनाया है इसको पानी में डुबा देंगे, तो यहाँ पे हमें चेक करना है पानी में डुबाने के बाद हमें क्या देखना है, यहाँ पे जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 4/3। हमें देखना है नई फ्रिंज जो है उसमें क्या चेंज आएगी, वो कितनी होगी, उसकी विड्थ क्या होगी। तो सिंपल है, YDSC है। पहले नॉर्मल सरफेस पे किया, उसके बाद इस पूरे अपैरेट्स को हमने क्या किया, इसको पानी में डाल दिया। और पानी में डालने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसके इक्वल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे इक्वल है पहले 4/3 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड पहली जो फ्रिंज विड्थ है वो है 0.4 mm। और हमें यहाँ पे देखना है इसमें क्या चेंज आ जाएगी जब हम इसको पानी में डाल देंगे। पानी में डालने के बाद हमें इसमें चेंज देखनी है। तो सिंपल इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे, यहाँ पे हमें फ्रिंज विड्थ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। 1/μ, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंड न्यू जो हमारी फ्रिंज विड्थ होगी, न्यू फ्रिंज विड्थ किसके इक्वल आएगी, न्यू फ्रिंज विड्थ हमें इक्वल आ जाएगी, सिंपल वो इक्वल आ जाएगी 0.4। ओल्ड जो है पुरानी जो फ्रिंज विड्थ है उसको हम करेंगे यहाँ पे डिवाइड, किससे, इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और यहाँ पे जब हम देखेंगे हमारी जो न्यू फ्रिंज विड्थ है वो इक्वल आ जाएगी 0.30 mm के इक्वल आ जाएगी। तो क्वेश्चन 7 का C आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, 2 thin spherical shells made up of metal are at large distance apart. One of the radius is 10 centimeter, carries a charge of 0.4 microcoulomb, and the other radius 20 centimeter carries a charge of 0.7 microcoulomb. The charge on the each when a stable conducting wire were conducting them respectively. हमें देखना है हमारे पास spherical shells हैं, 2 spherical shells हैं हमारे पास, और इनको हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे किससे, इनको हम कनेक्ट करते हैं एक कंडक्टिंग वायर से। एंड हमें देखना ये इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे जो चार्ज में होता है उस पर क्वेश्चन है। एंड हम देखेंगे कि हमें चेक करना है कि इनके ऊपर क्या चार्ज होगा, फाइनली इनके ऊपर क्या चार्ज होगा वो हमें देखना है, उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। एंड यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिंपल देखेंगे, इसके लिए हमें एक फार्मूला यूज़ होती है, सिंपल उस फार्मूला को यूज़ करेंगे। जो हमारा टोटल चार्ज है यहाँ पे, टोटल चार्ज अगर हम देखेंगे, टोटल चार्ज सबसे पहले हमें इक्वल आ जाएगा। टोटल चार्ज अगर हम देखेंगे दोनों पे कितना है, वो है 0.5 माइक्रोकूलम प्लस 0.7 माइक्रोकूलम प्लस 0.5 माइक्रोकूलम। तो अगर हम देखेंगे वो 0.12 माइक्रोकूलम यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के बीच में। और अगर हम रेडियस की बात करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होगी Q1/R1 इक्वल Q2/R2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इनका रेशियो निकालेंगे, जो रेशियो है वो आ जाएगा 1:2 एंड 1:2 डिवाइड करेंगे। टोटल हमारे पास चार्ज 12 है, इसको हम डिवाइड करेंगे किस में, 1:2 पार्ट्स में। दैट मीन्स एक के पास अगर एक पार्ट है तो दूसरे के पास दो पार्ट्स जाएंगे, एक के पास अगर एक पार्ट है तो दूसरे के पास यहाँ पे 2 पार्ट्स जाएंगे। क्योंकि देखो ये रेशियो 1:2 कैसे आया, रेशियो इसीलिए 1:2 आया क्योंकि एक रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर है, दूसरी रेडियस हमारी 20 सेंटीमीटर है। और ये फॉर्मूला यूज़ करके रेशियो हमें 1:2 आया। चार्ज का जो रेशियो होगा वो होगा 1:2, एक के पास अगर एक पार्ट है दूसरे के पास 2 पार्ट्स होंगे। तो इस वजह से हम देख सकते हैं एक के पास अगर 0.4 होगा, दूसरे के पास 0.8 यहाँ पे होगा। एक के पास अगर 0.4 होगा, दूसरे के पास हमें क्या होगा, 0.8 होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो आंसर है वो आ जाएगा A। इसके बाद है क्वेश्चन 9 में ये बोल रहा है, ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R कैरिंग ए करंट I इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है, इलेक्ट्रो से यहाँ पे क्वेश्चन
क्वेश्चन है। एंड इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 9 है, इसमें हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, टॉर्क हमें पता है, टो जो है टो हमें इक्वल होता है टो जो है टो हमें इक्वल होता है किसके, वो इक्वल होता है एम क्रॉस बी साइन थीटा, एम क्रॉस बी साइन थीटा। एंड हमें यहाँ पे बी जो साइन है वो तो ज़ीरो है, वो ज़ीरो है तो वो हमें इक्वल ज़ीरो के आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे इसका आंसर यहाँ पे डी आ जाएगा, क्योंकि सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड विद प्लेन परपेंडिकुलर है इसके साथ। तो हमें पता है साइन जो है साइन 90 ज़ीरो के इक्वल होगा, एंड साइन 90 ज़ीरो के इक्वल होता है कि नहीं, ये चेकआउट करेंगे। टेबल इसका बनाना होता है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक टेबल भी देख लोगे जो कि ट्राइगोनोमेट्री में हम सीखते हैं, तो इनका वैल्यू पता होना चाहिए। साइन 90, साइन 30, साइन 45, इसी तरीके से कॉस फिर रिवर्स होता है साइन का, वो चीज़ हमें देखना होता है। और वो टेबल बनाने के लिए आप सिंपल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे हमारे पास है लाइक 0 डिग्री, फिर है हमारे पास 30 डिग्री, फिर है हमारे पास 45 डिग्री, फिर है हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री, फिर है हमारे पास 90 डिग्री। देन हम यहाँ नंबरिंग करेंगे 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक नंबरिंग करेंगे, जैसे 0 1 2 3 4, सबको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से, 4 से एंड 4 से, फिर 4 से डिवाइड करेंगे एंड देन रूट देंगे इस चीज़ को, रूट देंगे सबको, एंड फिर सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हो साइन 90 जो है इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। साइन 90 का वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि √4 हो गया 2 एंड √4 हो गया 2/2 हमें यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 1 के। तो इससे हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा इसमें टॉर्क है वो आ जाएगा हमें यहाँ पे 0 के इक्वल हमें टॉर्क आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू बी है। एंड हमें पता है परपेंडिकुलर टू बी साइन थीटा के साथ यहाँ पे देखना है, तो फॉर्मूला यूज़ करके ये सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन 9, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट लेंस एंड द आई लेंस of an astronomical telescope when adjusted for the parallel lights is 100 centimeter. Measure the value of magnification is 90 इन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ हमें लेंस की ढूंढनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें फोकल लेंथ ढूंढनी है लेंसेज की, दोनों लेंसेज की, जैसे ऑब्जेक्ट लेंस है हमारा एंड आई लेंस है, हमें इनकी फोकल लेंथ ढूंढनी है। क्या होगी, क्या फोकल लेंथ इसकी होगी, उसको देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करनी होती है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो फॉर्मूला है वो क्या है, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन दे के हैं तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे सिंपल। हमारी जो फॉर्मूला इसमें यूज़ हो जाएगी वो हो जाएगी तो फॉर्मूला इसमें ये यूज़ हो जाएगी। एंड हमें पता है FO/FE इक्वल हमें 19, जो मैग्नीफिकेशन है वो तो इसके इक्वल आ जाएगी। इस चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो हमारा FE है वो 5 के इक्वल आ जाएगा, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे 95 के इक्वल आ जाएगा। इस चीज़ को हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे है ये फॉर्मूला, ये यूज़ हो जाएगी। दैट मीन्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको फॉर्मूला पता होगी तो आप इजीली यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। फॉर्मूला पता होनी चाहिए तो आप यहाँ पे आराम से जो है, यहाँ पे आराम से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद है यहाँ पे कैपेसिटेंस पे क्वेश्चन, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो निकालनी है। इस फिगर से चेकआउट करना है कि इसमें जो कैपेसिटेंस है वो क्या आ जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो है ये एक लाइक इसमें हम देखेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा कुछ सिस्टम होता है, उसके थ्रू यहाँ पे हमें इसका आंसर निकालना पड़ता है। तो जब आप कैपेसिटेंस पढ़ोगे, कैपेसिटेंस में आप देखोगे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे आराम से कर सकते हो। एंड यहाँ पे जब हम देखेंगे दो यहाँ पे सीरीज़ में है, एक पैरेलल में, दो यहाँ एक पैरेलल में है, एक सीरीज़ में है, तो इस चीज़ को हम जब सॉल्व करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है। इसमें जब हम देखेंगे जो हमारी यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हमें देखनी है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसमें हमें यहाँ पे 2C के इक्वल आ जाएगी, 2C के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब हम देखेंगे 1/C ऐसे वो आ जाएगा, फिर हमें उसके साथ C+ करना है, तो इसके थ्रू हम यहाँ पे जो है अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं।
है। तो इसके लिए भी आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब अगर हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने बैठेंगे तो ये सेशन जो है ये 1.5 घंटे से भी ज़्यादा जाएगा। एंड आपकी जो पेशेंस है वो उतनी है नहीं कि आप 1.5 घंटे का वीडियो अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन गिव द सॉल्यूशंस ऑफ दिस पेपर, मैं वो प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। उसके साथ साथ हम ट्रेसिंग देखेंगे कि किस टॉपिक से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर से यहाँ पे क्वेश्चन है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर ऑफ 2300 watt to step down transformer with its primary windings having 4000 turns. The power output is delivered at 230 watts. पावर आउटपुट जो है वो 230 watts पे दिया जा रहा है वापस। एंड हमें यहाँ पे क्या देखना है, if the current is primary of the transformer is 5 watt and its efficiency is 90%, the output current would be, आउटपुट करंट हमें यहाँ पे फाइंड करना है। आउटपुट करंट हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो आउटपुट करंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे पावर इन की फॉर्मूला वो देखेंगे एंड पावर आउट की फॉर्मूला यहाँ पे हमें देखनी है। तो पावर आउट की फॉर्मूला जो है वो है, पावर इन की फॉर्मूला को हमें मल्टीप्लाई करना होता है पावर आउट की फॉर्मूला के इसके साथ। तो पावर इन जो यहाँ पे होगा वो किसके इक्वल होगा, पावर इन जो यहाँ पे होगा वो इक्वल होगा, यहाँ पे जब हम देखेंगे 5 एम्पियर है तो पावर इन जो है वो इक्वल होगा 2300 इंटू 5। तो पावर इन हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 11,500 वाट, 11,500 वाट। इसके बाद हमें पता है 11,500 वाट को हम यहाँ एफिशिएंसी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 90% का मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है वो है 0.9, 0.9 इसकी एफिशिएंसी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 11,500 के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 45 एम्पियर। 45 एम्पियर इसका जो है आउटपुट यहाँ पे होगा। 45 यहाँ पे इसका आउटपुट हो जाएगा, 45% यहाँ पे इसका आउटपुट हो जाएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी कि कैसे फार्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फार्मूला आपको पता है, कॉन्सेप्ट्स को समझा है, और अगर आप कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करना जानते हो, फार्मूला जो भी है उनको यूज़ करना जानते हो, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। बट द थिंग इज़ फार्मूला तभी आपको लगानी आ जाएगी, फार्मूला तभी यूज़ करनी आपको आ जाएगी जब आपको फैमिलियरिटी होगी विद द कॉन्सेप्ट, जब आपने इस फार्मूला पे इससे पहले क्वेश्चंस किए होंगे। और ऐसे में क्या काम आती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी काम आती है एंड बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट दे सकते हो। करेंगे क्वेश्चन 13 की। क्वेश्चन 13 है यहाँ पे, द सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज इन अ सिंगल सेल्ड diffraction pattern is 1.4 mm from the center. The screen is 80 centimeter from the silt of width 0.80 mm. Assuming monochromatic incident light, the wavelength of light will be monochromatic, dichromatic। अगर आप देखोगे ये आप लाइट में पढ़ते हो, ये भी जो कि हम वेव्स पढ़ते हैं वहाँ से आप इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे वेवलेंथ निकालनी है। तो मोनोक्रोमेटिक है, वेवलेंथ निकालनी है, तो ऐसे में हम देखेंगे सिंपल हमारा जो इसके लिए है सेकंड जो है ब्राइट फ्रिंज है, तो इसकी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है dy/d। एंड जो हमारा लेमडा है, वेवलेंथ है, वो किसके इक्वल आ जाएगी, उसको हम, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला को यूज़ करके वो हमें 5600 एंगस्ट्रॉम के इक्वल आ जाएगी। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो कि है डी साइन थीटा इक्वल 2.5 लेमडा, इसके इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे आप इस चीज़ को यहाँ पे आराम से कर सकते हो। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो इसीलिए फार्मूला को देख के जाना, एंड फार्मूला तभी आएगी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद है क्वेश्चन 14। यहाँ पे क्वेश्चन 14 क्या है, एज्यूमिंग एज शोन इन फिगर, यहाँ पे फिगर में दिखा के हैं कि जो हमारा
लाइक लेडर जो है लेडर वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये यहाँ पे हमने क्या किए हैं, रजिस्टर्स को कंबाइन किया है, रजिस्टर्स का कम्बिनेशन है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। इसमें हमें फाइंड आउट करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे ढूंढनी है। ए एंड बी हालांकि इस पर दिखा के नहीं है, आप देख सकते हो, ए एंड बी के बीच में यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें निकालनी है। अगर हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन है, एक तरह से डेटा इसमें इनसफिशेंट है, ए एंड बी यहाँ पे देखे ही नहीं है कहाँ पे है ए एंड बी, तो इस वजह से हम देखेंगे इस क्वेश्चन को हम ladder of resistance connected with the 1 ohm and 2 ohm the effective resistance between A and B। तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन 14 जो है, क्वेश्चन 14 में हम देखेंगे इसका हमें आ जाएगा ए एंड बी, यहाँ पे तो एज सच गिवन नहीं है, बल्कि हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट जो है वो इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस ट्वाइस 2 आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर इक्विवेलेंट, और इस इक्वेशन की वजह से हमें आर इक्वल आ जाएगा, आर हमारा इफेक्टिव जो है वो हमें 2 ओम यहाँ पे मिल जाएगा, 2 ओम यहाँ पे मिल जाएगा। ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एंड इसमें आप देखोगे लेडर वाला सिस्टम है, तो वेट स्टोन ब्रिज वो आपने देखा होगा, लेडर वाले जो क्वेश्चन है वो भी देख लेना, तो ऐसे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद है कंसिडरिंग द जंक्शन डायोड एज आइडियल द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी इज़, हमें यहाँ पे डायोड है, हमें आइडियल डायोड है, हमें ए एंड बी के थ्रू बोलना है यहाँ पे क्या करंट जा रहा होगा, ए एंड बी के थ्रू यहाँ पे क्या करंट जा रहा होगा, ए एंड बी के थ्रू यहाँ पे जो करंट जा रहा होगा वो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन 15 जो है इसका आंसर अगर हम देखेंगे वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 10⁻⁻2 एम्पियर, 10⁻⁻2 एम्पियर इसका आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 जो है वो हम देखेंगे, क्वेश्चन 16 यहाँ पे क्वेश्चन 16 है फॉर ए spherical surface of radius of curvature r separating two mediums of refractive index mu1 mu2, the two principal focal lengths are f1 and f2 respectively, which of the following relations is correct। यहाँ पे रिलेशन देखनी है हमें, दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, सेपरेटिंग टू मीडियम्स, यहाँ पे दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं mu1 एंड mu2, ये भी आप देखोगे कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन है, एंड इसमें हमें देखना है क्या रिलेशन इनकी हो सकती है। तो अगर हम देखेंगे इस चीज़ को, वो क्या आएगा, वो सिंपल हमें आ जाएगा, इसमें क्वेश्चन में वो आ जाएगा हमें सिंपल। अगर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इसका जो आंसर है वो हमें यहाँ पे सी आ जाएगा, वो हमें सी आ जाएगा। तो वो इक्वल होता है, जैसे वो इक्वल आ जाएगा f1/n1 इक्वल f2/n2, हालांकि यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा एक हमें, ये पहला वाला। तो यहाँ पे इस चीज़ को यूटिलाइज करके हम देख सकते हैं, ये ऐसे भी हम बोलते हैं f1/f2 इक्वल mu1/mu2। तो ऐसे इसका जो आंसर है वो सी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन 17, टू सर्कुलर कॉइल्स कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑफ द थ्री सिचुएशंस शोन। इनमें हमें देखना है कि टू सर्कुलर कॉइल्स कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑफ द थ्री सिचुएशंस शोन बिलो। यहाँ पे हमें देखना है इनको किस सिचुएशंस में हम कर सकते हैं अरेंज, एंड इसके बाद क्या बोलता है ये, द म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी इस वाले केस में। म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्वेश्चन है, तो ये आप देख सकते हो EMI जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इंडक्टेंस, यहाँ पे इससे क्वेश्चन इंडक्टेंस है ये, यहाँ पे हमें चेकआउट करना है क्वेश्चन 17 में ये मैक्सिमम होगी तीनों सिचुएशंस में, चाहे हम इसको कैसे भी अरेंज कर ले। इसके बाद क्वेश्चन 18 है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज 81, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इट विल बी। हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट फाउंड करनी है, तो ये भी क्लास 12 से है, लाइट से क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें देखनी है। क्वेश्चन 18 जो है इसमें भी हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे देखना है जो हमारा हमें गिवन है परमिटिविटी जो है वो है 81, डिस्टिलेट वाटर की ये परमिटिविटी 81 है, हमें फाइंड करनी है यहाँ पे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इसमें किसके इक्वल आ जाएगी, वेलोसिटी हमें इक्वल आ जाएगी v इक्वल c बाई अंडर रूट ई आर। ई आर हमारा क्या है, ई आर हमारा यहाँ पे परमिटिविटी है, और यहाँ पे ई आर हमारा जो है वो हमें गिवन है,
और इस क्वेश्चन को जब हम देखेंगे इसकी जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, म्यू हमें 1 के इक्वल है, सी बी वैल्यू दे के हैं, यार का वैल्यू दे के हैं, हमें यहाँ पे इसका जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है। वो आ जाएगा 3.33 इंटू 10⁻⁷, वो आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन 19 को अगर हम देखेंगे, पिक द रॉन्ग आंसर इन कॉन्टेक्स्ट विद द रेनबो। ये भी लाइट से है, रेनबो की कॉन्टेक्स्ट में हमें यहाँ पे गलत ऑप्शन चूज करना है। तो गलत ऑप्शन इसका जो है क्वेश्चन नंबर 19 का वो पहला ही है, एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन। ये गलत है, उसका फ्रंट जो है वो अपोजिट ऑफ द सन होता है जब उसको रेनबो नज़र आ जाता है। क्वेश्चन 20 है, इन यंग डबल सिल्ट एक्सपेरिमेंट द रेशो ऑफ द सिल्ट विड्थ इज 4:1। द रेशो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा क्लोज टू द सेंट्रल फ्रिंज ऑन द स्क्रीन विल बी। वापस से यंग डबल सिल्ट से हमें जो क्वेश्चन है वो आया है। हमें यहाँ पे पता है I1/I2 ये हमें इक्वल आ जाएगा, 4 के। एंड क्योंकि यहाँ पे 1 जो है 1, ये ऐसे भी हम लिख सकते थे, जैसे ये 4/1 हम लिख सकते थे, तो बट वो 4 के इक्वल ही आ जाएगा, वो 4 के ही इक्वल आ जाएगा। इसके बाद हमें पता है जो कि हमें फाइंड करना है वो क्या है, फाइंड आउट हमें यहाँ पे करना है रेशियो बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा। वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा A1/A2 इक्वल twice I max divided by I minimum, इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये हमें इक्वल आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे सारे वैल्यूज़ डाल के, तो वो इक्वल आ जाएगा 9:1 के। सारे वैल्यूज़ देखिए ये हमें इक्वल आ जाएगा 9:1 के। इसमें हमें फॉर्मूला यूज़ हो जाएगी 2 + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 - 1 का होल स्क्वायर। फिर आपको पता होगी ये वो नहीं है A+B वो वाला, तो आपको समझ आ गया होगा। तो ये सिंपल है, A+B का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A-B का होल स्क्वायर। इसको हम यूटिलाइज करके यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं। A+B का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A+B का होल स्क्वायर इक्वल हमें होता है A² + B² + 2AB एंड A-B का होल स्क्वायर हमें इक्वल होता है A² + B² - 2AB। इसका वैल्यू डालोगे यहाँ पे जो आपको पता है, यहाँ पे सिंपल आप वैल्यू डाल के इसको सॉल्व कर सकते हो, तो वो आ जाएगा 9:1 के। क्वेश्चन 21 है, टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स रेटेड P1 एंड P2 वाट एट V वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये सीरीज में कनेक्ट है। द टोटल पावर कंजप्शन हमें देखना है, टोटल पावर कंजप्शन पे बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, फार्मूला बेस्ड है। इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें जो रेजिस्टेंस है उसका अपोजिट होता है, तो आप इस वाले में जो है आंसर कर सकते हैं। इसको ईजिली है, ईजी क्वेश्चन है। एंड इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो है वो है 22। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन द फोटो sensitive metal plate is doubled. The kinetic energy of the emitted फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन हमें देखना है। ऊपर वाला जो है ये भी क्लास 12 से क्वेश्चन है। एंड अभी तक हमने जो देखा अराउंड 4 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे 11th से देखे, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखे वो 12th के ही है। दैट मीन 16-17 क्वेश्चंस हमने यहाँ से 12th के देख लिए। एंड इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है 22 क्वेश्चन जो कि मॉडर्न फिजिक्स से है। क्वेश्चन 22 आप देख सकते हो। क्वेश्चन 22 हमें देखना है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज डबल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज। यहाँ पे है चेक करना है, वो मोर देन डबल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब डबल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली यहाँ पे मोर देन डबल हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड की। एंड हम देखेंगे जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे जब हम देखेंगे जो हमारा जो यहाँ पे एनर्जी है वो भी डबल हो जाएगी। किसकी, वो भी डबल हो जाएगी हमें इस फोटो इलेक्ट्रॉन के। इसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन 23, एन एयर बबल इन ए ग्लास स्लैब म्यू इक्वल टू 1.5 व्हेन viewed फ्रॉम वन appears टू बी 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अपोजिट साइड ये 4 सेंटीमीटर का दिखता है। थिकनेस हमें निकालनी है ग्लास की, थिकनेस हमें निकालनी है ग्लास की। तो यहाँ पे आप
जो है ये आपको पता होगी, जो रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ है वो हमें देखनी है। रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ जो है वो वाला क्वेश्चन हमें देखना है, वाली फार्मूला इसमें यूज़ करनी है। तो ये भी आपको मिलेगा वेव से, रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ वाली फार्मूला आप इसमें यूज़ करोगे। अब अगर मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो इसको बहुत ही एक्सटेंड हो जाएगा। आई होप आपको मैं फार्मूला का ट्रेस दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि कहाँ से है, उस चीज़ को आप यहाँ पे देख के जाओगे। ये भी फार्मूला बेस्ड है, तो इसका हमें 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद है a cylinder of radius r and l is placed in a uniform electric field E parallel to the cylinder axis the total flux for the फ्लक्स की फॉर्मूला यहाँ पे देखनी है। फ्लक्स हमें ढूंढना है इसमें क्वेश्चन 24 में, फ्लक्स हमें ढूंढना है। तो क्वेश्चन 24 में ये यहाँ पे जब हम देखेंगे ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, सॉरी एक मिनट, ये जो है पैरेलल टू ईच अदर है एंड ऐसे में जब हम देखेंगे हमें जो फ्लक्स हैं वो हमें ज़ीरो आ जाएगा। फ्लक्स इंटरिंग वन फ्लैट एंड इक्वल्स टू द फ्लक्स लीविंग द अदर एंड, नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोजर सरफेस इज ज़ीरो। नेट फ्लक्स यहाँ पे ज़ीरो होगा क्योंकि एक एंड से आ रहा है दूसरे एंड से जा रहा है, नेट फ्लक्स यहाँ पे ज़ीरो होगा। एक साइड से पॉजिटिव दूसरे साइड से नेगेटिव एंड नेट में यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। एंड क्वेश्चन 24 देखेंगे, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा अलग तरीके से है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ व्हेन सिंगल टर्न लूप बिकम्स डबल, यहाँ पे सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है जब सिंगल टर्न यहाँ पे डबल बन जाती है, उसको हमें देखना है। और इसमें फॉर्मूला जो है वो हमें यूज़ हो जाएगी यहाँ पे B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N बाई R, इसके इक्वल हमें आ जाएगा। एंड ऐसे में अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो हमें ये है क्या बोलते हैं हम इसको, मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें 4 टाइम्स बन जाएगा, क्योंकि हमने कॉइल को डबल किया तो वो 4 टाइम्स हमें यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो है हमें क्वेश्चन है यहाँ पे अपीयरेंट डेप्थ पे फिर से क्वेश्चन है। आई होप आप अपीयरेंट डेप्थ का आपको पता होगा। अपीयरेंट डेप्थ जो है इसको आप देख लोगे, ये वाली फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे 2-3 क्वेश्चन हमें देखने को अभी तक मिले। क्वेश्चन 26 जो है इसका यहाँ पे आ जाएगा 3h बाई 2 बाई अंडर रूट 2, सॉरी 2 अंडर रूट 2, इसका हमें d आ जाएगा। तो अपीयरेंट डेप्थ वाली फार्मूला है वो आपको यूज़ करनी है, फिर से आप यहाँ पे निकाल सकते हो इसका आंसर। अपीयरेंट डेप्थ वाली फार्मूला इसमें हमें यूज़ करनी है, जैसे h इक्वल h बाई n1 प्लस h बाई n2 हमें इसमें यूज़ करना है। h बाई n1 प्लस h बाई n2 हमें यूज़ करना है। हालांकि कुछ वैल्यूज़ वही से देके हैं, उनको यूटिलाइज़ करके आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर अप्रोच कर सकते हो। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, इसके बाद है हमें यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम emit photons ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, इनमें से हमें चेक करना है, इन 4 ऑप्शंस में से हाइड्रोजन एटम में कौन सा वाला जो ट्रांजिशन है वहाँ पे सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाले यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे। तो हाई एनर्जी जहाँ पे होगी वहीं पे हाई फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो हाई एनर्जी हमें N2 से लेकर N1 में होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, और हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हाई होगी। क्वेश्चन 28 है काइनेटिक एनर्जी जो है सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स यूनिफॉर्मली चार्ज of density rho, the radius of the cylindrical volume r, a charged particle revolves, the kinetic energy of the particle, kinetic energy है पार्टिकल की kinetic energy हमें निकालनी है। यहाँ पे सिलेंडर में ये रोटेट कर रहा है, इसकी हमें kinetic energy निकालनी है। तो इसके लिए भी आप देखोगे, इसके लिए भी एक फार्मूला यूज़ होती है जो कि है mv² डिवाइडेड बाई r इक्वल QE, एंड इसके बाद हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला। एंड उस वजह से हम क्या देख सकते हैं, इसको हम जब सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे जो है हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं mv² डिवाइडेड बाई r इक्वल आ जाएगा ये QE के। इसके बाद आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है फार्मूला वो यूज़ कर सकते हो। एंड देन फाइनली आप देखोगे जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल आएगी, वो आ जाएगी रूह Q r² डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो आप इस फार्मूला को यूटिलाइज़ करके यहाँ पे जो है
इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 28 का यहाँ पे ए जो है आंसर आ जाएगा। इसके बाद है हमें यहाँ पे 27 drops of same size are charged at 220 volt. They combine to form a bigger drop. The potential of the bigger drop is, क्वेश्चन 12th से ही है। पोटेंशियल हमें निकालना है। 27 ड्रॉप को हमने चार्ज किया एट 220, हमें कम्बो देखना है। इनका पोटेंशियल फाइनल में क्या होगा। जब हम इस चीज़ को देखेंगे तो फाइनल में जब हम यहाँ पे चेक करेंगे इनका पोटेंशियल जो V0 है वो इक्वल होगा क्यूब रूट ऑफ टू एन रेज़ पावर 2/3 V। एंड फाइनली जब हम इसको देखेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, पोटेंशियल यहाँ पे इक्वल हमें आ जाएगा 27 रेज़ पावर 2/3 इंटू 220, इसके इक्वल आ जाएगा। एंड अल्टीमेटली जब हम इस चीज़ को देखेंगे इसका वैल्यू हमें यहाँ पे 9 आ जाएगा। इंटू करेंगे 220, वो इक्वल हमें आ जाएगा 1980 वोल्ट के। वो हमें इक्वल आ जाएगा 1980 वोल्ट के। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलमोस्ट फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। डाइलेक्ट्रिक जो है डाइलेक्ट्रिक सीरीज यहाँ पे देखे हैं, 2 कैपेसिटर्स ईच हैविंग कैपेसिटेंस 40 म्यू जो है फेराड are connected in series. The space between one of the capacitor is filled with the dielectric material of dielectric constant K such that the equivalent capacitance of the system becomes 24 microfarad and something। ऐसा ही इसका यूनिट है कैपेसिटेंस का। आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई होप आप इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करोगे एंड इसका यूनिट आप मुझे भी बोलोगे सो दैट आई कैन रिफ्रेश माई नॉलेज। यहाँ पे हम देख सकते हैं माइकल फेराडे के नाम पे यहाँ पे आई गेस ये है। एंड इसके बाद अगर हम देखेंगे इसका जो है हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं फार्मूला इसके लिए हमें यूज़ करनी है। फार्मूला इसके लिए भी हमें यूज़ हो जाएगी एंड ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें पता है इसमें फार्मूला यूज़ हो जाएगी 1/24 इक्वल 1/40 प्लस 1/40 के। ये फार्मूला हमें यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। ये के जो है ये हमें डिनोमिनेटर में आएगा। इस फार्मूला को यूज़ करके हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो है ये यहाँ पे इसको फार्मूला यूज़ करके हम इसका जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्राई करेंगे इसका आंसर फाइंड आउट करने की। तो जब हम देखेंगे यहाँ पे मार्क करके हम 1.5 एंड 1.2 इसने पहले मार्क किया था। एंड करेक्ट आंसर अगर हम देखेंगे क्वेश्चन 30 का यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो 1.5 ही है। सॉल्व करने के बाद हमें 1.5 ही मिल जाएगा। If W1, W2, W3 represents the work done in a moving particle from A to B along the 3 different paths 1, 2, 3 respectively as shown in a figure, the gravitational field of a point mass m, the correct relation between W1, W2 and W3 will be। W1, W2 ये एक देखे है एक फील्ड, यहाँ पे हमने एक पार्टिकल को मूव किया है, हमें रिलेशन देखनी है W1, W2, W3 के बीच में क्या रिलेशन होगी। यहाँ पे जब हम देखेंगे ये करेक्ट रिलेशन है W1 इक्वल W2 इक्वल W3। इसके बाद क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन 32 अगर हम देखेंगे two sound sources produce progressive waves y equal 4 sin 400 pi t and y2 equal 3 sin 404 pi t are placed close to the ear of a person he hears। यहाँ पे हमें इसको देखना है वो बेचारा क्या सुन रहा होगा। ये दो वेव्स हमने उसके नज़दीक लाए तो वो क्या सुनता होगा वो हमें चेक करना है। और ऐसे में हम देखेंगे वो सुन रहा होगा, यहाँ पे वो सुन रहा होगा 2 beats per second एंड रेशो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है इसमें वो हमें आ जाएगा 49:1। यहाँ पे जब हम देखेंगे बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें फाइंड करनी है। वो आ जाएगी 202 - 200 बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 202 - 200 ये बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एंड हम देखेंगे जो यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा की बीच में इनके बीच में रेशो होगा वो होगा 49/1।
इसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन 33 है, अ पार्टिकल ऑफ मास m ईस्टवर्ड्स विद स्पीड v कोलाइड्स विद द कोलिजन पे यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन 33 कोलिजन पे यहाँ पे क्वेश्चन है द कंबाइंड बॉडी विल मूव विद द वेलोसिटी। कॉम्बिनेशन जब हो जाएगा, एक बॉडी आ रही है विद वेलोसिटी v, मास है m, इसी तरीके से हम देखेंगे दूसरी बॉडी आ रही है विद वेलोसिटी v, ऐसे ही इसका मास कुछ और होगा। जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो जब इनकी वेलोसिटी हम देखेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ होता है। हमें यहाँ पे कंबाइंड वेलोसिटी देखनी है, वो क्या आएगी, वो आ जाएगी v/√2 नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद है क्वेश्चन 34 है, पार्टिकल मास ऑफ 3 kg इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स हुज पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय u इक्वल 10 r⁻³ जूल फॉर द एनर्जी विच ऑर्बिट बी ए सर्कल ऑफ रेडियस। यहाँ पे फाइंड करना है हमें फॉर एनर्जी विल दी ऑर्बिट बी ए सर्कल ऑफ रेडियस। यहाँ पे चेक करना है क्या ये हो सकता है या नहीं। इसमें हमें देखना है हुज पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय ये, किस एनर्जी के लिए यहाँ पे फाइंड करनी है वो एनर्जी जिस एनर्जी के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो है सर्कुलर और सर्कल होगा पाथ एंड और उसकी जो रेडियस है वो 10 मीटर की होगी। एंड ऐसे में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो है सेंट्रल फोर्स जो है वो है 10 u इक्वल 10 इंटू r⁻²। एंड इसके बाद हम देखेंगे इसमें हमें चेक करना है एनर्जी, और वो एनर्जी क्या हो सकती है, वो हो जाएगी यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻⁴ जूल। इसके बाद है सिंपल पेंडुलम, SHM से क्वेश्चन है यहाँ पे। पेंडुलम जो है द स्पीड ऑफ पेंडुलम एट x इक्वल a/2, ये आप देख सकते हो सीधे NCERT से क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसकी जो स्पीड है x इक्वल a/2 पे इसकी स्पीड हमें फाइंड करनी है, वो होती है इक्वल √3t/π/a। तो आप देख सकते हो √3/t टाइम पीरियड π/a एम्पलीट्यूड। इसके बाद हमें यहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चन है। ग्राफिकल क्वेश्चन में एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, इट्स वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमें देखना है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे ग्राफ देखना है। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ आपने पढ़ा होगा ग्राफ्स, तो इसका हमें यहाँ पे C आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन 37, इन लार्ज रूम ए पर्सन रिसीव्स डायरेक्ट साउंड वेव्स फ्रॉम द सोर्स। साउंड वेव्स पे यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस है। ही ऑल्सो रिसीव्स वेव्स फ्रॉम द सेम सोर्स which reach him, being reflected from the 25-meter high ceiling at a point halfway between them. For which of the following set of wavelengths will these interfere constructively? यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखनी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखनी है किस सेट के लिए, इनमें से 4 सेट देखने हैं, इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखनी है कहाँ पे होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब हम देखेंगे यहाँ पे हमें चेकआउट करनी है, तो चेकआउट करनी है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो हम देखेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन 37 है ये, क्वेश्चन 37 है ये। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो हमें देखना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पे होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें यहाँ पे होती है सिंपल लैम्डा इक्वल 10/n, इस पे होता है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,5 पे हमें क्या हो जाएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे हो जाएगी 10/3, तो इसका A आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन 38, यहाँ पे 4 से क्वेश्चन है। ब्लॉक A वेव्स 4 न्यूटन and block B waves 8 Newton. The coefficient of static friction is 0.25. The value of force to slide B at a constant speed when A and B are connected by a light cord passing over a smooth pulley. पुली पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सीधे पुली पे आपको क्वेश्चन है, आप फिगर को देख सकते हो। इसमें हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ फोर्स, हमें फोर्स का वैल्यू करना है फाइंड, और इसमें हम देखेंगे यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स हमें लगेगा इसको मूव कराने में। 5 न्यूटन फोर्स इसको मूव कराने में हमें लगेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे VRMS एंड V'VP मीन स्पीड, रूट मीन स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो KTG से क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे द मास ऑफ in an ideal monoatomic gas at absolute temperature T, the mass of the molecule is m, then यहाँ पे फाइंड करना है। ये कुछ लाइक क्राइटेरिया दिखे हैं, जैसे
हमें VRMS दे के हैं, वेव नंबर दे के हैं, VP दे के हैं, हमें फाइंड करनी है रूट मीन स्पीड। इसमें हमें चेक करना है कि क्या कौन सी सिचुएशन यहाँ पे इस पार्टिकल के लिए सच हो सकती है। तो ऐसे में जब हम देखेंगे क्वेश्चन 39 का हमें VP जो है वो लेस देन आ जाएगा V डैश, और वो हमें लेस देन आ जाएगा VRMS से। तो ये चीज़ आपको इसमें देखनी है। इसके बाद क्वेश्चन हमें मिसिंग आ रहे हैं, दैट मीन्स क्वेश्चन 39 से 45 तक इस पेपर में है नहीं। तो वो क्वेश्चन जो है वो आपको मैं दूसरे किसी वीडियो में बना के दे दूंगा। एंड आई होप अगर आपको ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट्स में बोल देना। एंड आई होप अगर मुझे कहीं पे मिस्टेक हुई होगी उसके लिए आप माफ़ करोगे। एंड जो भी आपको हमारी तरफ से हेल्प चाहिए उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।